The Mac classes key to unlock the success Kalyan per Comper. गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द मैक क्लासेस। तो हम लोग अभी तक साइंस पढ़ रहे थे और साइंस में बेसिकली बायो पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग की नई क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फिज़िक्स की, और साइंस एक साइड में चलेगी और पैरेलल में क्या चलेगी, फिज़िक्स, ताकि आपकी जनरल साइंसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। ठीक है, और थोड़ा पोर्शन जो केमिस्ट्री का बचेगा उसको हम लास्ट में करा देंगे। तो बायो और फिज़िक्स पैरेलल में चलाते हैं और फिर केमिस्ट्री जो बचेगी। तो आपको इस तरीके से पूरी जनरल साइंसेस कंप्लीट कोर्स आपको आपके अपने प्लेटफॉर्म द मैक क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होने वाली है वो पूरी फिज़िक्स पे होने वाली है। हम फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स स्टार्ट करने से पहले हमको थोड़ा साइंस का क्लासिफिकेशन देख लेना है। ठीक है, क्या देख लेना है? साइंस का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन जानने से भी पहले हम ये समझते हैं कि विज्ञान कहते किसको हैं। बहुत दिन से हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो क्या हमको सच में पता है कि विज्ञान क्या होता है, साइंस क्या होता है? क्या पता है आपको? साइंस या फिर विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर है ना। जो आपके घर में खाना बनता है, या आप किसी चीज़ को समझते हैं या कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, उन सबके पीछे साइंस छुपी होती है, उन सबके पीछे विज्ञान होता है। ठीक, तो विज्ञान की जो सबसे प्रॉपर डेफिनेशन है, सबसे जो उम्दा परिभाषा है अभी तक जो हमने पढ़ी, उसका वो क्या कहती है? वो कहती है हम कोई भी काम करें, कोई भी हम पढ़ें, खाना खाएं, खाना बनाएं, या सीढ़ियाँ चढ़ें, लेट सपोज, या छत पे जाएं, या फिर हम कोई भी काम अपने एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, वो सारा कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रमबद्ध होना चाहिए, मतलब एक के बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये सारी नॉलेज कैसी होनी चाहिए? हमको सिस्टमैटिक होनी चाहिए। तो साइंस यही बोलती है, विज्ञान यही बोलती है कि किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग, क्या बोलती है साइंस? सिस्टमैटिक नॉलेज, मतलब किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है या साइंस कहलाती है। ठीक है, हमको पता है कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आटा निकालना पड़ेगा, फिर उसमें पानी मिलाना पड़ेगा, फिर उसको गूंदना पड़ेगा, देन हम रोटी बेलेंगे, फिर उसको सेकेंगे। तो ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज है ना। और इसी सिस्टमैटिक नॉलेज को क्या बोला गया? साइंस बोला गया। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो रही है ना। कुछ भी ऊट पटांग नहीं पढ़ना है हमको, सारा कुछ कैसे पढ़ना है? सिस्टम से पढ़ना है, सिस्टमैटिक नॉलेज पढ़ना है। और सिस्टमैटिक नॉलेज को ही क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं या विज्ञान बोलते हैं। तो विज्ञान की डेफिनेशन या साइंस की परिभाषा आपको यहाँ पर क्लियर होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये साइंस हो गया हमारा। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस, या किसी भी चीज़ के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोला गया? विज्ञान बोला गया। ठीक, चलिए, विज्ञान जो था, साइंस जो था, देखिए पहले जब प्राचीन काल की बात करें तो पहले क्या था, सारे जो सब्जेक्ट थे वो अलग अलग नहीं थे। सब कुछ क्या था? फिलॉसफी था, दर्शन शास्त्र था। सारी चीज़ें दर्शन शास्त्र के अंदर ही पढ़ी जाती थी। कुछ भी पढ़ना है, फिलॉसफर ये कह के गए, वो कह के गए, और ये सारी चीज़ें क्या हुई? आपस में एक ही सब्जेक्ट के अंदर कंबाइन हो गई, जब हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए, जैसे जैसे हमने सीखा, हमने चीज़ों को समझा, वैसे वैसे क्या किया, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कर लिया कि देखो कैलकुलेशन का काम है, गणनाओं का काम है, तो कैलकुलेशन का काम किसके अंदर रख लिया हमने कहा चलो कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन का सारा काम या फिर गणनाओं का सारा काम हम मैथ्स के अंदर कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया, इसी तरीके से हमने अदर सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। हम कैसे बोल रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए हमने अपनी लैंग्वेज का एक अलग सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट बना लिया। इसी तरीके से जब बात आई कि चीज़ों को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है, चीज़ों के पीछे का जो जादू हो रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे का हमको कुछ भी नहीं पता है कि पानी बरस रहा है, कैसे बरस रहा है हमको नहीं पता, या फिर ये कह लें कि जो पानी हम लोग बर्तन में रखते हैं वो कुछ देर बाद उड़ जाता है, जलवाष्प बन के, मतलब वेपर बन के उड़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हमारे आसपास में हो रहा है, इन सबको हमने किस में रख लिया? साइंस में रख लिया। बॉडी की जितनी भी चीज़ें हैं, बॉडी कैसे बनती है, कैसे सांस लेते हैं हम लोग,
है ना। इन सबको किसके अंतर्गत पढ़ने लगे हम, साइंस के अंतर्गत पढ़ने लगे, ठीक है, साइंस के अंतर्गत पढ़ने लगे, साइंस के अंडर में पढ़ने लगे। चलिए अब देखते हैं ये जो विज्ञान है ना हमारा, ये जो साइंस है ना, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हमने। बेसिकली आपके टर्म में अगर हम बात करें, यूपीएससी सिलेबस की बात करें या फिर हम वनडे एग्जाम्स की सिलेबस की बात करें, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से क्रिस्टल क्लियर एकदम कंपलसरी हो जाता है। एक क्वेश्चन हर बार इस टॉपिक से या फिर इस क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और जहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको भी पता है, देखिए आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और हमको आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराना है, तो आपको चीज़ें जो हम यहाँ पे बोर्ड पे दे रहे हैं या फिर हमारी पेन टाइप की क्लासें हैं उसमें भी जो भी सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो एकदम पिन पॉइंटेड चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन पिछली बार आ चुके हैं या हो सकता है आने वाले हों, वही सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहली जो थी वो हमारी क्या थी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। क्या थी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस मतलब खगोलीय विज्ञान। क्या होता है खगोलीय विज्ञान, जैसे हमारा अर्थ है वो एक क्या है, गोला है, एक पिंड है। सदियों पहले नहीं पता था लोग, जो पहले के जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो क्या बोलते थे कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट है, चपटी है, एक प्लेट की आकार की है और उसमें हम लोग रहते हैं। फिर जब धीरे धीरे चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने चीज़ें समझी, है ना, धीरे धीरे साइंटिस्टों ने बातों को समझा, तो पता चला नहीं, धरती प्लेट जैसी नहीं है, धरती कैसी है, हमारी अर्थ कैसी है, राउंड शेप है, गोल है। और फिर हमको पता चला कि देखो जो धरती है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है ना, सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है और बहुत सारे ग्रह भी हैं, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, इसके बाद आपका यूरेनस है, बृहस्पति है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये प्लूटो तो अब खैर चला गया, तो बहुत सारे ग्रह हमको पता चले कि हमारे सौरमंडल में है। अब साइंटिस्टों ने क्या कहा कि देखो अर्थ है, पृथ्वी पे जीवन है, हो सकता है किसी अन्य जो प्लेनेट हो उस पर भी जीवन हो, या फिर स्पेस की जो पढ़ाई है, ये सारी जो पढ़ाई होने लगी ये किसके अंतर्गत होने लगी, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के अंदर होने लगी, मतलब खगोलीय विज्ञान के अंदर होने लगी। जो भी पिंडों की पढ़ाई होती है, जो भी अर्थ जैसे जो प्लैनेट्स हैं, है ना, प्लैनेट्स हैं, इन सब की पढ़ाई किस में होने लगी, या फिर हम सौर मंडल की बात करें, ये सारी पढ़ाई किसके अंदर होने लगी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर होने लगी, खगोलीय विज्ञान के अंदर होने लगी। और कई बार क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉमी के या खगोलीय विज्ञान के फादर कौन है, तो फादर क्या लिख के आओगे आप, कोपरनिकस। कौन है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है, फादर ऑफ मतलब खगोल विज्ञान के जो जनक हैं, पिता हैं, वो कौन है, कोपरनिकस है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोपरनिकस पहले ऐसे साइंटिस्ट रहे होंगे, पहले ऐसे खगोल वैज्ञानिक रहे होंगे या एस्ट्रोनॉमर रहे होंगे जिन्होंने सबसे पहले पिंडों के बारे में समझा, जाना, उन्होंने सोचा कि हाँ पृथ्वी के साथ साथ भी कुछ और ग्रह भी हैं, कुछ और गैलेक्सीज भी हैं, आकाश गंगा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस धरती के अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कोपरनिकस ने समझाया, ठीक है। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी के बाद हमने क्या किया, साइंस को की जो दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, नेचुरल साइंसेस, मतलब प्राकृतिक विज्ञान सॉरी, मतलब प्राकृतिक विज्ञान को ऐसा समझे जैसे हम, आप, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सारे क्या हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। सूरज उगता है, एटमॉस्फेयर बनता है, बारिश होती है ना, और हम जी रहे हैं, आप जी रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे अंदर की जो क्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे पौधे हैं, पेड़ हैं, जंतु हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रेप्टाइल्स आपने देखे होंगे, कीट पतंगे हैं, ये सब किसकी देन है, ये सब नेचर की देन है। किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो हमने क्या किया, प्रकृति की जो पढ़ाई थी, नेचर की जो पढ़ाई थी उसको क्या बता दिया गया, प्राकृतिक विज्ञान बता दिया गया या फिर नेचुरल साइंस बता दिया गया, ठीक है। अब नेचुरल साइंस के भी हमने 2 क्लासिफिकेशन किए। अगर नेचुरल साइंस की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या किया, फिजिकल साइंस, और दूसरा क्या किया, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। फिजिकल जो चीज़ें थी जिनको हम टच कर सकते थे, जिनको हम देख सकते थे, जिनको हम छू सकते थे, जिनमें कोई मास होता था, ये सारी बातें हम करेंगे, द्रव्यमान की, एनर्जी की, ये सारी बातें हम आगे करने वाले हैं। तो उसको किसके अंदर अंतर्गत रखा गया, फिजिकल साइंस के अंदर रखा गया या भौतिक विज्ञान के अंदर रखा गया। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो कौन है, तो क्या आंसर टिक करके आओगे आप, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन जिनके खोपड़ी पे सेब गिरा था और फिर उन्होंने किसकी खोज करी थी, ग्रेविटी की खोज करी थी। और बचपन में हम लोग मजाक बनाते थे कि पेड़ क्यों नहीं गिर गया, है ना, सिर्फ उनके ऊपर सेब क्यों गिरा।
नहीं तो इतना बड़ा फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट क्यों आ जाता। तो ग्रेविटी की खोज की वही हमारे भौतिक विज्ञान के या फिर फिजिकल साइंस के जनक कहे जाते हैं। इसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। न्यूटन ने बताया था कि ग्रेविटी जैसा कुछ होता है, गुरुत्वाकर्षण जैसा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए। फिर न्यूटन के बाद कौन साइंटिस्ट आए? न्यूटन के बाद बहुत जाने माने साइंटिस्ट कौन आए? आइंस्टीन। कौन आए? अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन की थ्योरीज पे और काम किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन की थ्योरी पे और काम किया और फिर उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, इक्वल्स टू mc²। क्या बताया उन्होंने? इक्वल्स टू mc²। बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड फार्मूला है E=mc²। इन्होंने बताया कि मास और क्या बोलते हैं लाइट की स्पीड में कैसे रिलेटिविटी थ्योरी इन्होंने बताई। इन्होंने बताया कि कैसे अगर जो प्राचीन टाइम्स में हम लोगों ने जो अपनी वैदिक काल में हमने रामायण महाभारत देखी है, तो एक जगह आदमी होता है, मतलब एक जगह भगवान होते हैं, वो एकदम ऐसे अपना हाथ ऐसे करते हैं और दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो कैसे पहुंच जाते हैं? वो मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अपने मास को किस में कन्वर्ट किया? एनर्जी में कन्वर्ट किया। और एनर्जी किसकी स्पीड से दौड़ सकती है? लाइट की स्पीड से दौड़ सकती है। आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अभी तक जो भी खोजा गया है उसमें सबसे तेज़ क्या है? लाइट की स्पीड। ठीक है, जो लाइट की स्पीड है वो सबसे तेज़ है। अभी तक की जितनी भी स्पीड है हमको पता है सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये लाइट की स्पीड है। तो उन्होंने क्या, न्यूटन आइंस्टीन ने क्या बताया कि कोई भी मास होता है वो किस में कन्वर्ट करता है? अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर स्पीड ऑफ लाइट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और फिर वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मास में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है तो पहले मैं क्या करूँगा? मैं अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट करूँगा और फिर एनर्जी बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मास में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये सारी चीज़ें बताई तो फिर हमने क्या किया? फिजिक्स को या भौतिकी विज्ञान को, फिजिकल साइंस को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। एक तो भौतिकी फिजिक्स, जिसके फादर किसको बोला गया? आइंस्टीन को बोला गया। और दूसरे हमारे कौन से थे? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या थी? रसायन विज्ञान। उसी टाइम पे क्या हो रहा था? नए नए मॉलिक्यूल्स खोजे जा रहे थे, नए नए तत्व खोजे जा रहे थे, नए नए एटम खोजे जा रहे थे। सबसे पहला एटम जब हम लोग इवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स थे, जो एटम्स थे, वो हमारे धरती पर थे। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट एटम, सबसे प्राचीन एटम हमारी धरती पर थे और इन्हीं से क्या बना? सबसे पहले एक अमीनो एसिड बना। इन सब से मिलके क्या बना? एक अमीनो अम्ल बना, है ना। और इन्हीं अमीनो अम्ल से मिलके क्या बना? इन्हीं अमीनो अम्ल से मिलके प्रोटीन बनी। और जब प्रोटीन बनी तो प्रोटीन से क्या बनी? हमारी बॉडी बनी, हमारा शरीर बना। ठीक है, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन खोजा गया, हीलियम खोजा गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल है ना पूरी, जिसमें आज 118 से भी ज़्यादा एलिमेंट है। तो उसको खोजा गया। और जो एलिमेंट खोजने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? लेवॉइजर थे, एंटोनी लेवॉइजर। तो उन्हीं के नाम पे क्या बोला गया कि केमिस्ट्री के जो फादर हैं, जो एलिमेंट्स को खोज रहे हैं, जो तत्वों को खोज रहे हैं, उनको क्या बोला गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या मतलब रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो क्या आंसर टिक कर क्या हो गया आप? एंटोनी लेवॉइजर। तो हमने क्या किया? नेचुरल साइंसेस को या प्राकृतिक विज्ञान को किस में डिवाइड कर दिया गया? फिजिकल साइंस में डिवाइड कर दिया, मतलब भौतिक विज्ञान में डिवाइड कर दिया, और बायोलॉजिकल साइंस में डिवाइड कर दिया, यानी कि जीव विज्ञान में डिवाइड कर दिया। बायोलॉजिकल साइंस हम पढ़ ही रहे हैं, जीव विज्ञान हम पढ़ ही रहे हैं, आपको रेगुलर क्लासें उसकी मिल ही रही हैं, है ना। हमने उसमें काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म कर लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ख़त्म कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म कर लिया है, सेल ख़त्म कर लिया, काफ़ी सारे सिस्टम्स हम लोगों ने उसके पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके आप पढ़ लीजिए एक बार, आपको बायोलॉजी पसंद आने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस नेचुरल साइंस को मतलब प्राकृतिक विज्ञान को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। ठीक, अब जीव विज्ञान के भी 2 कैटेगरी करी गई हमने जीव विज्ञान को किस में बांटा? 2 पार्ट में बांटा। पहला क्या था हमारा? वनस्पति विज्ञान, क्या था? बॉटनी, है ना, जिसमें हमने किसकी स्टडी की? पेड़ पौधों की स्टडी की। किस स्टडी की हमने? किसका अध्ययन किया? पेड़ पौधों का अध्ययन किया। प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जितने भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, ये सारे किसके अंडर में हमने स्टडी करना स्टार्ट किया? प्लांट के अंडर में स्टडी करना स्टार्ट किया, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। और इनको जो सबसे पहले
प्लांट्स को पढ़ने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे? थियोफ्रस्टस। क्या नाम था उनका? थियोफ्रस्टस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, तो क्या आंसर टिक करके आओगे आप? थियोफ्रस्टर को लिख के आओगे कि थियोफ्रस्टस इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। इसी तरीके से अगर हम जूलॉजी की बात करें या फिर जंतु विज्ञान की बात करें, जिसमें हम लोग आते हैं, एनिमल आते हैं, आपके पेड़ पर क्या बोलते हैं, कॉकरोच आता है, आपकी तितली आती है, आपके चूहे आते हैं, जितने भी एनिमल कैटेगरी के जो लोग हैं जो चल फिर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, आशा करते हैं एनिमल्स आपको पता होंगे कौन कौन होते हैं। तो जितनी भी एनिमल्स की स्टडी थी वो किसके अंदर आने लगी? जूलॉजी के अंदर आने लगी या फिर जंतु विज्ञान के अंदर आने लगी। और इसके फादर कौन बताए जाने लगे? अरिस्टोटल, क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले किसकी खोज की थी? बहुत सारे एनिमल्स पे रिसर्च किया था, बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडी करी थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजी के फादर कौन है, तो भी वो भी कौन है? अरिस्टोटल ही है। अरस्तु ही बायोलॉजी के भी फादर हैं और अरस्तु ही, अरिस्टोटल ही जूलॉजी के भी फादर हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारी जैसे कि आपसे बात हुई थी कि हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आज? फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फिज़िक्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है। फिज़िक्स होता क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, कहाँ से आई, कैसे इसका जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें, ये सारी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, थोड़ी डेफिनेशन वगैरह समझेंगे फिज़िक्स की, ठीक है। मास समझेंगे, एनर्जी समझेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा आपको आज का लेक्चर, क्योंकि बायो से एकदम हटके हैं। आज हम लोग एकदम नेचुरल चीज़ों की बात करेंगे। सेल में तो दिखाई नहीं पड़ता था कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया चला गया, कहाँ गोल्जी बॉडी चला गया, लेकिन फिज़िक्स में क्या देखेंगे? हमको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अगर एक ट्रेन मूव कर रही है तो दिखता है ट्रेन मूव कर रही है। अगर पानी बरस रहा है या फिर अगर फोटो स्पेक्ट्रम से अगर इंद्रधनुष बन रहा है तो हमको दिखाई पड़ता है कि हाँ इंद्रधनुष बना हुआ है ना। हम लिख रहे हैं, ये भी एक फिज़िक्स है। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिज़िक्स की क्या डेफिनेशन है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? द्रव्य और ऊर्जा। क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है। अब ये द्रव्य क्या होता है? द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर और ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एनर्जी, ठीक है। आइंस्टीन ने पूरी जो पढ़ाई करी अपने जीवन में वो इसी पे करी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैटर और एनर्जी पे इतना टाइम दिया कि उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन लेके आए, वो E=mc²। इसका क्या मतलब होता है? ये जो m और e है ना, इसी से पूरी फिज़िक्स का फंडामेंटल यही है। E मतलब क्या हो गया? हमारा एनर्जी, और m मतलब क्या हो गया? मैटर, ठीक है। एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा, और मैटर मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। देखिए, हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, या ये मार्कर है 1 किलो का, आप बाट समझते हैं जैसे चीज़ें तौली जाती हैं। तो ये सारी, इन सारों में क्या होता है? इन सब में क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है, ठीक है। और हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, ये किसकी वजह से कर रहे हैं? ऊर्जा की वजह से कर रहे हैं, एनर्जी की वजह से कर रहे हैं। तो मैटर या द्रव्यमान और एनर्जी, इस पूरे फिजिकल साइंस में, इस पूरी भौतिकी में, इस पूरी फिजिक्स में जो सेंटर है, जो केंद्र है जिस पे पूरी फिजिक्स टिकी हुई है, वो क्या है? ये मैटर और ये एनर्जी। इस मैटर और एनर्जी को समझ लिया तो हमने फिजिक्स के आधे कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही समझ लिया, ठीक है। अब समझते हैं मैटर क्या होता है। देखिए, ये मार्कर है, ये मार्कर कुछ स्पेस घेर रहा है, कुछ जगह घेर रहा है, ठीक है। ये मार्कर कुछ जगह घेर रहा है, और इसका क्या है? अपना मास है, ठीक है। अपना मास होता है, मतलब अपना द्रव्यमान होता है, और क्या करता है? स्पेस लेता है, ठीक है, मतलब जगह घेरता है। अगर हम आपसे बात करें कि ये 1 किलो का बाट आपने देखा होगा बचपन में, ये 1 किलो का बाट है और ये 1 kg का बाट है। इसका अपना कुछ मास होगा, मतलब लोहे से बना है तो लोहे का मास होगा, इसका लोहे का द्रव्यमान होगा। और क्या ये जगह घेर रहा है, एक कुछ जगह घेर रहा है, तो इसको क्या बोला गया? द्रव्य बोला गया या फिर मैटर बोला गया। मतलब वो चीज़ें जिनके पास क्या होता है? वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है या मास होता है, उसको क्या बोलते हैं?
उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। इसी तरीके से एनर्जी क्या होती है। अच्छा, अब मैटर का एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे हमने लोहा बताया, आपको 1 किलो का बाट बताया, ठीक है, तो उसको क्या बोला हमने, आयरन लोहा है हमारा। लोहा क्या है, मैटर है, द्रव्य है हमारा, मैटर है। इसी तरीके से एयर भी तो स्पेस घेरती है। एयर मतलब हमारी जो वायु होती है वो भी तो स्थान घेरती है। ये जो रूम है, जिस रूम में हम आपको क्लास दे रहे हैं, उस रूम में क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, मैं हूँ, ये टेबल है, चेयर है, जिस कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है वो कैमरा है, घड़ी लगी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इसके अलावा भी इसमें क्या है, इसमें एयर है। अगर आपको पता है, अगर आपके आसपास एयर नहीं होगी तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। मैं सीधा खड़ा हूँ तो मेरे आगे की एयर, मेरे पीछे की एयर, मेरे राइट और मेरे लेफ़्ट, ये चार, और मेरे ऊपर की, इवन ऊपर और नीचे की, ये हर जगह से मुझ पे क्या लगा रही है, इक्वल फोर्स लगा रही है। क्या लगा रही है, इक्वल फोर्स। जैसे मैं ये हूँ, ठीक है, मैं ये इंसान हूँ, मेरे ऊपर की एयर, मेरे नीचे की एयर, मेरे लेफ़्ट राइट की एयर, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, सभी डायरेक्शन से क्या एयर इक्वल फोर्स लगा रही है। और ये सारे फोर्स क्या हो जा रहे हैं, ये सारे बल क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। और इसी कैंसिलेशन की वजह से हम सीधे खड़े हैं। आपको पता है, जब आप ट्रेन के आगे खड़े होते हैं, प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन आती है तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तो ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जब हम आपको फ्लूइड या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, जैसे ट्रेन आगे चलती है वैसे ही ट्रेन के मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है। और मॉलिक्यूल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगती है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड तेज़ हो जाती है, यहाँ के मॉलिक्यूल्स तेज़ भागने लगते हैं, और तेज़ भागते ही वहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे एयर का प्रेशर कम हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है, या एयर का दाब कम हो जाता है, वायुदाब कम हो जाता है। और जैसे ही वायुदाब कम होता है तो पीछे की एयर होती है, जो पीछे का वायुदाब होता है वो हमको आगे की तरफ धक्का देता है और हम ट्रेन के साथ खींचे चले जाते हैं। तो अगली बार कभी भी ये मत बोलिएगा कि ट्रेन हमको खींच ले गई, आप ये बोलिएगा कि पीछे की जो एयर थी उसने हमको धक्का दिया और हम ट्रेन के पास जाके उससे ट्रेन से लग गए, ठीक है। तो एयर इसी तरीके से स्थान घेरती है, एयर मैटर है, ठीक। इसी तरीके से लोहा है, सोना है, कॉपर है, बहुत सारी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मैटर हैं। वो क्या करते हैं, वो स्थान घेरते हैं, उन पे अपना द्रव्यमान होता है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी की बात करें या ऊर्जा की बात करें, किसकी बात करें, एनर्जी की बात करें या फिर ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के पास या एनर्जी के पास ना ही तो उसका द्रव्यमान होता है, एनर्जी के पास ना ही मास होता है और ना ही वो स्थान घेरती है, ठीक है। ना ही तो मास होता है, मतलब उसमें द्रव्यमान भी नहीं होता है और वो स्थान भी नहीं घेरती है, द्रव्यमान भी नहीं होता और स्थान भी नहीं घेरती है। अगर हम आपसे बात करें कि आपको गर्मी लग रही है, आपके कमरे में बहुत ज़्यादा हीट है, तो क्या वो हीट आपको दिखाई दे रही है, क्या आप उस हीट को छू सकते हैं, क्या वो स्थान घेर रही है, नहीं घेर रही है। तो जो एनर्जी है वो स्थान भी नहीं घेरती है और उसके अपने पास, क्या आपसे पूछे 2 किलो की हीट आपको लग रही है, 5 किलो की हीट लग रही है ना, तो वो स्थान भी नहीं घेर रही है, उसका अपना मास भी नहीं है और उसकी अपनी क्या नहीं है, उसके अपना मास भी नहीं है और वो स्थान भी नहीं घेर रही है, इसलिए वो क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है। तो ये मैटर और एनर्जी मतलब मास या द्रव्यमान और ऊर्जा में अंतर। देखिए ऊर्जा क्या है, ऊर्जा एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ना ही मास होता है, द्रव्यमान भी नहीं होता और ना ही क्या होती है, ना ही वो स्थान घेरता है, मतलब वो स्पेस भी नहीं लेता। एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें, एग्जाम्पल में क्या है, लाइट एनर्जी है, ठीक है, मतलब प्रकाश ऊर्जा लाइट एनर्जी है हमारी, ठीक है। इसी तरीके से हीट हमारी क्या है, एनर्जी होती है, ऊष्मा जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से साउंड है, हीट मतलब ऊष्मा। इसी तरीके से साउंड वो क्या होती है, ध्वनि होती है। तो ये सारी क्या है, एनर्जी हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारी फिज़िक्स की आज की पहली क्लास थी। थोड़ी चीज़ें आपको मुझे लगता है क्लियर हुई होंगी, फिज़िक्स की डेफिनेशन, मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, कैसे न्यूटन और साइंटिस्ट और इसके बाद न्यूटन के बाद एल्बर्ट आइंस्टीन ने फिज़िक्स को आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने बताया कि पहले न्यूटन सिर्फ ग्रेविटी का एक कॉन्सेप्ट देके गए थे। न्यूटन ने बताया था कि हाँ ग्रेविटी जैसा कुछ होता है, कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने इवॉल्व किया और फिर आइंस्टीन ने उस पर अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और फिर बहुत सारी चीज़ें
आइंस्टीन ग्रेविटी के बारे में लेके आए, गुरुत्वाकर्षण के बारे में लेके आए। तो हम मानते हैं यहाँ कि जो न्यूटन है वही ग्रेविटी के जनक हैं, लेकिन आइंस्टीन जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रेविटी पर काम किया, इसीलिए आइंस्टीन को फिजिक्स का फादर बोला जाता है, भौतिकी का पिता बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने द्रव्यमान समझा, एनर्जी समझी। नेक्स्ट क्लास जो होगी अब वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे होगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। Math class is key to unlock the success Kalyan Prakamper.